शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 7। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अंदर मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। ठीक है। अब इसके अंदर है ना, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है। मतलब बच्चे है ना, फर्क नहीं कर पाते कि कोवलेंट कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, उन्होंने एरो देख लिया तो वो बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, वो चिल्लाने लग जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पे। ठीक। एक से एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर करके करके चलूंगा इसमें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करूंगा, पहली बात। ठीक है। कैसे शुरुआत हुई थी और मतलब हिस्ट्री में इतना नहीं जाएंगे, मगर फिर भी। इसके बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है ना, कंडीशंस देखेंगे कि क्या कंडीशंस हैं जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, और डेफिनेशन से ही काफ़ी कुछ सीख लेंगे। और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारा, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है वो? जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं। ठीक। अच्छा, तो पहले तो आप ये देखें कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में देखो क्या है, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लुइस। लुइस ने दिया था इसको इन 1916। ठीक है। इतना सा याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक। एमसीक्यू में हो सकता है एक आध सवाल आ जाए, मुझे नहीं पता आता भी है या नहीं आता। नहीं आता वैसे तो, जहाँ तक है। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया आपको, नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है ना, कई बार क्या है, यूपीएससी इन सब में आ जाता है। अच्छा। दूसरी एक चीज और बताऊं मैं आपको, कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर होते हैं। ठीक है ना, वन दिस इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है ना, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है। अब शेयरिंग होती है इसमें, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है। अब शेयर्ड तो ठीक है। आर शेयर्ड। ठीक है ना, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड व्हेन इक्वल व्हेन इक्वल अरे यार मैं भूल गया। हम्म, ऐसे नहीं होता यार। व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड व्हेन ईच एटम, ऐसे बोलना था मुझे, व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। अब सही है। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब क्या होता है। बॉन्ड फॉर्म व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। इसका मतलब क्या है, ईच एटम, ये इंपॉर्टेंट है, ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। ठीक है। इसमें इसमें क्या है ना, देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया एच एच, बनाएगा तो H2 बनाएगा ना ये, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा, H2 बनाएगा ना ये। ठीक है भाई, H और H, ये रहा एक ये। अब देखो भाई, इसको ड्यूप्लेट अटेन करना है। अब इसको क्योंकि ड्यूप्लेट अटेन करना है, तो इनकी शेयरिंग हो जाएगी आपस में। ये आपस में क्या करेंगे बेटा, शेयरिंग कर लेंगे ऐसे। ये ऐसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल शेयरिंग करिए ना, एक इसने दिया एक इसने दिया। ठीक है। एक और बताता हूँ, Cl2 है, क्लोरीन। ठीक है। कैसे बना, Cl बॉन्ड से बना है ये, Cl बॉन्ड से बना है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया ये तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब कि आयनिक बॉन्ड में हमने ये देखा था कि एक कैटायन होता था, एक एनायन होता था, एक पॉजिटिवली चार्ज होता था, एक नेगेटिवली चार्ज होता था। लेकिन यहाँ तो पूरा नेगेटिव नेगेटिव है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, एच एच पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, इसलिए इसको नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बात क्लियर है आपको? क्योंकि इसमें ऐसे पोलैरिटी नहीं होती, इसमें चार्जेस नहीं होते, बिकॉज देर आर नो चार्जेस, बिकॉज देर आर नो चार्जेस प्रेजेंट, इसलिए इनको हम नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। क्योंकि पोलैरिटी नहीं है ना भाई, पोलैरिटी है नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस प्लस डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। ठीक है। इनमें पोलैरिटी है नहीं, इसलिए नॉन पोलर बॉन्ड कहा जाता है। और ये जितने मॉलिक्यूल भी होते हैं ना, सारे नॉन पोलर होते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको पोलैरिटी कैसे जज करते हैं, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब आगे आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। शायद एक दो लेक्चर की बात है, मैं कल आपको वो पढ़ाऊंगा ना, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल और कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। उसके बाद ही शायद है डायपोल मोमेंट में स्टार्ट कर दूं, डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, बीएससीपीआर सब में आएंगे। ठीक है।
अच्छा फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। Cl है। अब Cl जो है, देखो भाई कैसे बना, आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है ना। आखिरी इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लोरीन क्या होता है बेटा, 17। पता है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7। ठीक है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7। पता है ना ये बात? नहीं पता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी केमिस्ट्री अपने पास रखो, मुझे मतलब नहीं है। ठीक। मजे करने आते हो तो भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं है। एक बार ऐसे ही पता है, क्लास में कोई बच्चा मजे ले रहा था, तुम्हें पता है ना ये बात, मैंने कहा कि ये तो पता ही होगी 287, कहता है नहीं पता सर। हद मचा रखी है यार, गंवार पढ़ने की भी हद होती है कि नहीं। अच्छा ये देखो, नहीं पता है तो आइसक्रीम का ठेला लगा लो यार, बढ़िया। मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, अगर ये नहीं पता है तो बढ़िया सा एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। गर्मियाँ चल रही हैं, आइसक्रीम का ठेला लगाओ मस्त। देखो साहब, 287, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। ठीक। अब इक्वल शेयरिंग होगी, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। देखे जरा, इसका एक, इसका एक, टें टें। ठीक है, गोला कट्टा, इस तरीके से ये शेयरिंग हो गई, ये बन गया। अच्छा भाई, बात क्लियर है, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। सॉरी, क्या बकवा रहा हूँ, क्या बकवास कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड which is formed when one or more electrons are shared when each atom contributes equally is called कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई आपकी, क्या बात क्लियर है? अब कोवलेंट बॉन्ड भी ना देखो, कौन कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। देखो मैं वैसे टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट, ये तो हमने पढ़ना ही है, तो क्लासिफिकेशन है ही। साथ ही साथ हमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जैसे कि सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये इन्हीं के अंदर ही आता है। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपका किस में आता है, ये सब आपका इसी में ही आता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में ही आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ऑर्गेनिक में तो बहुत देखते हैं ये, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में देखेंगे हम। ठीक है ना, सिंगल किस में होता है, एल्केन में। ठीक है, डबल होता है एल्कीन में, ट्रिपल होता है एल्काइन में। आई होप अगर जो बच्चा 10th में है उसको नहीं पता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, पर 11th में जो आ रहा है वो ये पढ़ के आ रहा होगा, हाइड्रोकार्बन, ये उसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में। ठीक है ना, कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ के आ रहा होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और जो बच्चा आईसीएससी का है उसमें तो ऑर्गेनिक आती ही आती है। ठीक है, चलो भाई, ये बात आपको क्लियर है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है। और बता दूं इसके अंदर में, अब जरूरी नहीं कि वो कार्बन में ही हो, जैसे कि एल्किन, एल्किन, एल्काइन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन है यार, मैं क्या क्या बात करूं इनमें, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। जरूरी नहीं है ना किसी भी नहीं में हो, और भी होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में होता है, डबल बॉन्ड जो है O2 में प्रेजेंट है, जो O2 जो बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, ट्रिपल बॉन्ड जो है N2, ये देखो ऐसे बन गया ना। सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड के तो कई सारे एग्जांपल है, सिंगल बॉन्ड का तो अभी मैंने करवाया है, इस देखो Cl करवाया ना मैंने, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है, देखो ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, CH4 है,
ठीक है ना, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। अच्छा, कार्बन टेट्रावेलेंट या एक्साइटेड कार्बन टेट्रावेलेंट? पिछला लेक्चर देख देख के अगर आ रहे हो तो आपको पता तो होगा ही। कोवैलेंसी एक्साइटेशन थ्योरी में पढ़ाया था मैंने कि सिर्फ कार्बन को टेट्रावेलेंट कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि होता है, फ्री एक्साइटेशन होती हैं, वो मैं बता दिया, मैं बार बार नहीं बोल रहा। सिंगल बॉन्ड और भी तरीके और भी बहुत होते हैं यार। देखो जैसे कि ये है C2H5OH, ठीक है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे इसमें, ठीक है। OH, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, दो बॉन्ड बना रहा है ना। ऑक्सीजन दो बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटे? दो बॉन्ड ही बनाता है ऑक्सीजन, ठीक। अच्छा, अब ऑक्सीजन का है ना एक बहुत खास बात होती है ऑक्सीजन की, एक लोन पेयर हमेशा बचा रह जाएगा, ठीक। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उससे पहले मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, लोन पेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जेनॉन और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। जेनॉन के कंपाउंड्स और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तब मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा कि ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड क्यों बनाता है, तीन या चार क्यों नहीं बनाता। तीन तो बनाता है, तीन भी बना सकता है अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो। ओजोन के केस में बनाता है वो। अरे भाई, ओजोन ओजोन का जो केस होता है ना, उसमें बनाता है ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें बनाता है। ये खैर मैं बाद में बता दूंगा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ओजोन भी कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। अब देखो ऑक्टेट रूल तो फॉलो कर नहीं रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, इसलिए तो मैं आपको बता दूंगा कैसे हो रहा है ये। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा साहब, अब मेरी एक बात सुनो, अब एक बात सुनो भाई, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ अभी, देखो लुइस डॉट स्ट्रक्चर मैं पूरा हेडिंग ही शुरू कर देता हूँ एक, ठीक है। दो तो मैंने बनाई दी है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक मैंने बना दिया H2 का, एक बना दिया Cl2 का। ये कॉपी कर लेना, ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ भी कह लो, लुइस स्ट्रक्चर्स कह लो, लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, जो यहाँ यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना मैं, मेक श्योर करना कि भाई नोट्स आप बनाते चलें, ठीक है। वरना ऐसा होता है, नोट्स छूट गए, नोट्स नोट्स छूट जाते हैं, फिर हरकतें होती हैं फिर बैच में। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ अपने बैचेस में, ठीक। मुझे चाहिए कि भाई पूरा काम हो, ऑब्वियसली। और मैं चिल्लाता भी बहुत हूँ अपने बच्चों पे, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, आदमी, टीचर आपका क्यों चिल्लाता है आप पे? टीचर आपका क्यों चिल्लाता है आप पे? क्यों आपको समझाता है? वो इसलिए तो समझाता है ना, आपका भला हो, आपको एग्जाम टाइम में सफ़र ना करना पड़े। पर बच्चे इस बात को समझते कहाँ हैं? उनको ये लगता है अरे यार, चिल्ला रहे हैं फालतू में, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, क्या हो जाएगा? अरे भाई, तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे पास होने के। 11th में आ चुके हो तुम, दिस इज़ नॉट 10th क्लास भाई। 10th क्लास में आप बिना पढ़े भी पास हो सकते थे, बता रहा हूँ मैं। और अगर आपने बस 2-3 दिन पहले ही पढ़ाई करी है ना, उसमें भी पास होना आसान होता है। लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता, 11th में आपको मेहनत करनी पड़ती है भाई। 11th में पास होना डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है ना, इन चारों में, ठीक। पीसीबी लिए, तीनों टफ हैं आपके लिए। पीसीएम लिए, तब भी तीनों टफ हैं आपके लिए। देयर इज नो शॉर्टकट अगर आपने साइंस ले लिया तो, ठीक है। कॉमर्स भी लिया तो भी शॉर्टकट नहीं है भाई, 11th 12th में आपको मेहनत करनी पड़ती है।
नोट्स कंप्लीट नहीं होते बच्चों के ऑफलाइन बैच में, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। अच्छा भाई, HCl, HCl का देख लेते हैं, तीसरा देख, फर्स्ट और सेकंड तो हो गए ना, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो यार, क्लास में तो आप स्ट्रिक्ट रहते ही हो ना, आप क्लास में स्ट्रिक्ट रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाहर थोड़ी ना। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक बात कहता हूँ, मैं क्लास के अंदर स्ट्रिक्ट हूँ, क्लास के बाहर आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ, पार्टीज करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास के अंदर तो भाई, क्लास के अंदर इट्स अ, कहते हैं ना, इट्स अ सेक्रेट प्लेस, सेक्रेड है ये, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई ही होनी है, ये वाली बात है, और कुछ नहीं, बस। HCl, देखो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, और Cl के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, आई मीन 7 इलेक्ट्रॉन। शेयर कितने करेगा? शेयर तो एक एक ही करेंगे ना, इक्वल शेयरिंग होगी ना दोनों में। तो देखो होगा क्या, इसको लिख लो इधर, ठीक है, ये हो गया, HCl बन गया हमारा प्यारा सा HCl। और चौथा बना दो यार अपने आप से, क्या बोलूँ मैं, किसमें बनाए? चलो मीथेन का बना देते हैं, मज़ा आ रहा है बहुत, मीथेन का बनाते हैं, चलो एक मीथेन का बनाते हैं, CH4, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, देखिए साहब, भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ नोट्स बनाते चलना, स्क्रीनशॉट्स तो आप ले ही लेंगे, लेकिन वो चीज़ फिर मोबाइल में ही रह जाएगी, ठीक। CH4, देखिए साहब। अच्छा, मीथेन क्या होता है? एल्केन होता है, होमोलोगस सीरीज इसकी पहली जो, पहला जो इसमें कंपाउंड होगा होमोलोगस सीरीज में, वो मीथेन होगा एल्केन में, ठीक। बाहर में जाने दो, मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा। अच्छा, या फिर आप मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं जो मैंने 10th के लिए अपलोड कर रहे हैं, ICSC और CBSE दोनों के लिए, ठीक है। आप IUPAC का लेक्चर देख सकते हैं मेरा, उसमें मैंने बता रखा है। अच्छा भाई, CH4, CH4 आपको पता है ये होता है, ठीक, ये होता है भाई। बनाएंगे कैसे, देखो जरा, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 2 और 4 होता है ना, 2 और 4 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 2 और 4 ही होगा। अरे यार, बताना पड़ता है एक एक चीज, 2 और 4 होगा। कार्बन में आखिरी शेल में कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा भाई, ना वो दे सकता है ना ले सकता है, ठीक है ना, बस वो शेयर कर सकता है, ये कौन सी बात है, बस वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन भी कहेगा कि भाई हाइड्रोजन मुझे शेयर करना है, तुम भी शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो देखिए साहब क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन का टा टा टा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, जे भी हो गया, जे भी हो गया, ठीक है साहब, ये हो गया आपका, ये आपका प्यारा सा मीथेन मॉलिक्यूल बन के तैयार है अब, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाइड्रोजन का भी देखो डुप्लेट अटेन हो गया, हाइड्रोजन में सब में चारों में ही ड्यूप्लेट अटेन हो गया, देखो हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट आ गया, और वहीं अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इसमें ऑक्टेट आ गया, ठीक है, दोनों का पेट भर चुका है अब, ठीक। O2 को देख लो, N2 को देख लो, अब O2 और N2 का आप खुद से ट्राई करेंगे या मैं बनाऊं? चलो मैं ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, एग्जाम भी मैं ही दे दूंगा। अच्छा भाई, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, आखिरी शेल में 6 होते हैं, ठीक, इसको यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए लाला, फंस गए। अभी बात बताओ मुझे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो मैंने निकाल दिए इधर से, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आई भाई। मगर बेटा एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है,
ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसमें दो पेयर शेयर होंगे, दो बॉन्ड पेयर बनते हैं इसमें। कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? दो बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, दो बॉन्ड पेयर्स। ठीक, तो दो बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो इसको देख लो जरा कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा। ये एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। मैं दोबारा बना रहा हूँ, घटिया सा बना है बहुत, दोबारा बना रहा हूँ। सॉरी। ठीक है ना, इस तरीके से बन जाता है। दो वर्ड मंगाए, इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड से दिखाते हैं इसको, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर है ना बेटा, तो इसको डबल बॉन्ड से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डबल बॉन्ड से। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, और जो दूसरा होगा वो पाई होगा। अब कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मेरे प्रीवियस लेक्चर्स याद करना ज़रा, डी ऑर्बिटल्स वाले। बताया था मैंने, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। ठीक, और सिग्मा में सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, वो ताकतवर बॉन्ड होता है। क्यों? ये भी आपको उन्हीं लेक्चर्स में आंसर मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया था? डी जेड स्क्वायर से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है? डी जेड स्क्वायर से। ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, 8 लोब होते हैं उसमें, तभी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अब समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आएगा कि उन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा उन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, और मैंने वो आपको सारे चारों लेक्चर्स वो मैंने आपको पहले क्यों पढ़ा है। बात क्लियर है कि नहीं? बोल दो। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। N2 का आप खुद से बना लेना, N2 का आपका होमवर्क है, आप खुद से बनाना। ये आपका होमवर्क है भाई, गृह कार्य। यूट्यूब पे मैंने एक बात नोटिस करी है यार, मतलब जब पढ़ाते समय ना, बच्चे तो है नहीं, मुझे अकेला ही बोलना पड़ रहा है, ऐसा लगता है खुद से बातें कर रहा हूँ। ये चीज़ मेरे साथ तब हुई थी 2020 में, कोविड के टाइम। चलिए साहब, कुछ कंडीशंस देखें इसकी। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है भाई, मतलब इसकी कंडीशंस क्या है? बनता है वो तो देख लिया भाई, कंडीशंस क्या होंगी? सॉरी, कंडीशंस देखिए आप। पहला तो यही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना चाहिए हमें? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें कितना चाहिए वो हमें देखना है। देखो भाई, कितना चाहिए हमें? लेस देन 1.6। इट शुड बी लेस देन 1.6। इट शुड बी लेस देन 1.6। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंस होता है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वो कई बार, समटाइम्स इट्स नेग्लिजिबल और ज़ीरो। कई बार ज़ीरो भी होता है। सीधी सी बात है, अभी बनाया था ना मैंने सी एल सी एल, सी एल सी एल, एच एच, एफ एफ, बी आर बी आर। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा भाई? सी एल का तो सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सी एल, ये एच की भी सेम होगी, एफ की भी सेम होगी, बी आर की भी सेम होगी। और दोनों में आपको पता है, अभी बनाया था हमने सी एल का Cl2 बनाया था, कोवलेंट बॉन्ड से सारे के सारे। ठीक, तो सीधी बात है, कई बार नेग्लिजिबल होती है, कई बार जीरो भी होती है। ठीक, और सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर। सारे कैसे होते हैं बेटे? नॉन पोलर।
अच्छा अब एक बात बताओ, नॉन पोलर से याद आया, हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी आयनिक में। आयनिक में हमने सॉल्युबिलिटी का जिक्र करा था। तो सॉल्युबिलिटी में एक चीज पढ़ी थी कि आयनिक में पोलर जो थे ना, पोलर कंपाउंड्स, मैंने बोला था पोलर कंपाउंड जो हैं दे आर सॉल्युबल, ठीक है ना, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। सब बता रखा है यार। और जो नॉन पोलर है बट आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। पोलर कंपाउंड जो हैं वो इनसॉल्युबल थे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, क्या है इसमें, उल्टा है, इसमें नॉन पोलर है। अब क्या होगा, मैंने एक चीज और बोली थी उसमें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद करो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक बोला था। तो बेटा लाइक डिसॉल्व्स लाइक जब बोला था मैंने, तो इसका मतलब है पोलर वाले पोलर में ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक। अब पोलर कंपाउंड्स है, अब पोलर कंपाउंड्स जो है वो सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट्स में और इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ये सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ये ज़्यादातर ज़्यादातर, ठीक है ना, हमेशा ही ज़्यादातर ही कह लो, ठीक है ना, ये हमेशा ज़्यादातर यहाँ बहुत बार 95% ऑफ द टाइम ये नॉन पोलर ही है, ठीक है ना, नॉन पोलर ही होते हैं ये। अच्छा, ऑब्वियसली यार नॉन पोलर ही होंगे। वो क्यों नॉन पोलर होंगे? अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई। मैंने ये तो कह दिया कि चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो चार्ज तो नहीं होगा, डेल्टा माइनस ये कैसा चार्ज है? पोलैरिटी तो है नहीं, नॉन पोलर है भाई, पोलैरिटी तो है नहीं, नॉन पोलर हो गया। लेकिन एक चीज और भी तो नोटिस करो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। एक भी इलेक्ट्रॉन खोया है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि Na और Cl में क्या हो रहा था हमारे पास कि Na से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था Cl के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन खो रहा था ना Na अपना, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन इसमें क्या एक भी इलेक्ट्रॉन खोया है? इसमें शेयरिंग हुई है ना, इसमें शेयरिंग हुई है ना। तो इसलिए कैसे हो गए, नॉन पोलर हो गए। इसलिए इस बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये हमेशा ही नॉन पोलर होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स आर ऑलवेज नॉन पोलर, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज नॉन पोलर, ये बस ध्यान रख लेना आप, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रख लेना, ऑलवेज ऑलवेज नॉन पोलर। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है, जैसे मान लो मेरे पास है CH4, मीथेन है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। मीथेन हो गया, H2O तो पोलर होता है, देखो H2O पोलर होता है, H2O पोलर होता है, ठीक है ना। वाटर है, वाटर भाई पोलर होता है ये, ठीक। अच्छा, CO2 अगेन नॉन पोलर, ठीक। NH3 नॉन पोलर, ये सब है, ठीक। बोलो, बात क्लियर है? क्या NH3 सही में नॉन पोलर है? चेक करते हैं। नहीं बेटा, नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर ही है। कई बार पोलर होता है, कई बार नॉन पोलर होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार इसके अंदर, ठीक है। कई बार होता भी है, नहीं भी होता है, मैं बता दूंगा कब होता है कब नहीं होता। लेकिन एक बात सीख लो कि कोवलेंट कंपाउंड जो है ना, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर नॉन पोलर की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक, ज़्यादातर नॉन पोलर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसलिए मीथेन जो है ना नॉन पोलर है, और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक बेंजीन ले लो, CCl4 ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है ना। इस तरीके के मैं एग्जांपल ले सकता हूँ और कुछ नहीं, ठीक। बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है।
अच्छा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता दूं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी। देखो, कोवलेंट बॉन्ड में एक चीज़ और आती है, कोवलेंसी। क्या आती है बेटा? कोवलेंसी। लेकिन कोवलेंसी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। कोवलेंसी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और मैं एक्साइटेशन ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है, ठीक। बाकी बचा ये कैसे टेस्ट करते हैं कि भैया नॉन पोलर है पोलर है, वो आगे आने वाले, हो सकता है एक दो लेक्चर के बाद ही दिखे। फॉर्मल चार्ज जब पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद डायपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा। हेडेड डाल देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, ठीक है, ये सब बता देंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखो जरा, फिजिकल स्टेट। भैया फिजिकल स्टेट है तो मेंटल स्टेट भी होती होगी। फालतू बातें मत करना भाई, ठीक है। फालतू बातें नहीं, फिजिकल स्टेट है तो मेंटल स्टेट कैसे हो, क्या यार, क्या पढ़ रहे हो तुम? ऐसे बच्चे ना ऑफलाइन में मजाक करते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टेट, तो इसमें लिख लेना अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर exist as gases and liquids, gases and liquids of low boiling point and melting point। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो बेटा सॉलिड में होती है, सॉलिड तो दिखा ही नहीं मैंने। ये बहुत मिस्टेक्स, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्या करते हैं। लिख देंगे गैसेस एंड लिक्विड्स में तो करते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्ट ऑफ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। एक बात बताओ, मेल्टिंग तो बेटा सॉलिड में होती है, सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो ही तो मेल्टिंग होगी। लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। ठीक, ये बेकार के कॉन्सेप्ट्स, ये अपना ज्ञान आप पेपर में ना छोड़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वरना टीचर है ना, कई बार उसको हंसी आती है कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक, ये वाली बात है। एग्जिस्ट एज गैसेस एंड लिक्विड्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, हम्म, इसमें एक चीज़ और है। देखो इसमें ना, लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ? लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। एक टाइप की फोर्स होती है ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस। नाम इतना भयानक और है वीक, ठीक है। इतना भयानक नाम है वॉन्डरवॉल फोर्स, ठीक है ना, लेकिन है बहुत वीक यार, ठीक है ना। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें, ठीक है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या है? वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या फिर कह लो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सब हटाओ, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। अरे बताओ यार, बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो भैया, बोलो भैया बोलो। सॉलिड्स भी होते हैं लेकिन सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब सॉलिड्स भी आप कह सकते हो भैया, आप ये सब तो कह रहे हो, क्या आयोडीन सॉलिड नहीं होता? आयोडीन सॉलिड हो सकता है, किसने मना करा?
आयोडीन सॉलिड हो सकता है, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब सॉलिड हो सकते हैं। आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, दे एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड्स। सॉलिड्स नहीं, सॉफ्ट सॉलिड्स। सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है ना। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इनमें, ठीक है ना। एक चीज़ और बताऊं, मस्त, आयोडीन से याद आई मुझे। आयोडीन किस में आता है? हेलोजन में आता है ना। आयोडीन हेलोजन में आता है। हेलोजन जो ग्रुप होता है ना, हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? 17 ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप होता है। ये एक लौता ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। सॉलिड भी है, सॉलिड आयोडीन है हमारा। लिक्विड है ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है ना। क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, सी एल गैस है, ठीक है। और ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है। तो 17 ग्रुप में आपकी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, वाइवा में पूछ लेते हैं टीचर ऐसे सवाल कि ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आते हो। तो आंसर क्या है? हेलोजन ग्रुप, या फिर 17 ग्रुप, या फिर 7A ग्रुप, ठीक है। तो वाइवा में कई बार ऐसे टीचर पूछ लेते हैं मजे लेने के लिए आपके। अच्छा, एक सेकेंड। देखो भाई, अब इसमें एक और करेक्टरिस्टिक देख लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप बोलोगे भैया अभी आपने बताया कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनना ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बहुत ही बहुत ही कम केसेस में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पर बहुत कम केसेस होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, कार्बोरंडम होता है एक, SiC, SiO2, ठीक है ना, AlN, ग्रेफाइट, डायमंड। डायमंड क्योंकि डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से ही तो बना हुआ है। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, सब। ग्रेफाइट भी होता है उसमें, फुलरिन भी आता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इनमें आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कि अच्छे खासे ये, इनमें अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। SiO2, SiC, इन सब में अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड में भी। ये सारे क्या है? ये सारे जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोरंडम कह लो, SiC, SiO2 कह लो, और डायमंड कह लो, ये सारे क्या हैं? दीज आर जॉइंट मॉलिक्यूल्स। जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है, ठीक। अदरवाइज अगर मैं बाकी सारे रेस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करूं, तो रेस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स पोजेस लो बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। रेस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ वीक forces of attraction, weak forces of attraction, or you can say weak van der Waals forces, weak van der Waals forces, राइट। सही है। तो ये बात है भाई। अब इसमें में ना क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा, मैंने डायमंड की बात करी, डायमंड में तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता ही होता है। इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है डायमंड में। डायमंड में हो सकता है, ग्रेफाइट में हो सकता है, कार्बोरेंडम में हो सकता है, ठीक है। AlN इसमें भी हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। हालांकि ये, आप कहोगे भैया ये तो आईने क्या है, ये आप ये यहाँ क्यों ले आए, ठीक है। ये बेटा मैं इसलिए लाया हूँ, ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, बताऊंगा इसको, ठीक है ना। ये एक है तो आयनिक कंपाउंड,
है तो वैसे आयनिक, लेकिन इसका बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन होता है, मैं बताऊंगा अभी। ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। एक फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, एक थर्ड भी होता है एक। बिल्कुल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह बनाएंगे, एसआईसी की तरह। तो एसआईसी की वजह से मैंने एएलएन आपको लिखवाया है, हालांकि एएलएन है तो आयनिक कंपाउंड, लेकिन मैंने एसआईसी की वजह से आपको लिखवाया है, ठीक है ना। अदरवाइज एएलएन खुद क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एसआईसी से रिजेंबल करता हुआ, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। हालांकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बता देता हूँ। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, देखो केमिस्ट्री में ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है सारा। और इनऑर्गेनिक जो होता है वो बहुत लफड़ा डालता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को ना तंग करता है इनऑर्गेनिक। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना जितना अगली कॉन्सेप्ट है ना, जितना बदसूरत कॉन्सेप्ट है, अगली कॉन्सेप्ट है, उसको मैं उतनी अगली तरीके से समझाऊँ। क्या फ़ायदा है? अब मैं इसको शुगर कोट कैसे करूँ? शुगर कोट नहीं कर सकता ना मैं, मेरी प्रॉब्लम यही है, मैं शुगर कोट नहीं कर सकता। एज इट इज़ बोलता हूँ मैं, जो है वो है। अब जो है वो है, भाई क्या करूँ, ठीक है। देखो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो, अब इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो तीन टाइप के इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर देयर। एक तो बहुत जो कॉमन टाइप होता है वो हो जाएगा, पहला टाइप तो वही होता है जो बहुत कॉमन होता है, ठीक। वॉन्डरवॉल फोर्सेस इसमें वीक होंगी, और ये फ्यूजिबल होंगे, वॉलेटाइल होंगे, जैसे कि सल्फर है, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया। सल्फर में, फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस में, ठीक है, सल्फर में एसिड होता है, फॉस्फोरस P4 होता है, ठीक है। इस तरीके से बन जाता है भाई। सल्फर ऐसा बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाएगा सल्फर। क्राउन शेप भी हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्राउन शेप हम पढ़ते हैं बाद में, क्राउन शेप हम पढ़ते हैं, ठीक। क्राउन शेप भी हो जाता है इसमें, फॉस्फोरस भी होता है। तो ये सब क्या है, ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से ये जुड़े हुए हैं। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एस 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 एस, ये सारे के सारे एक वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से, वीक फोर्सेस कह लो या वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से ये जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है? अच्छा, एक दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो पहला टाइप मैंने आपको बता दिया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी होता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। एक और होता है, अब सेकंड वाला मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। सेकंड वाला टाइप है ना, मतलब एलोट्रोप्स में देखा जाता है। एलोट्रोप्स में भी किस में देखा जाएगा, एलोट्रोप्स में भी देखा जाएगा ग्रेफाइट में। इसमें क्या होता है ना, इसमें ना स्लाइडिंग लेयर्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं, स्लाइडिंग लेयर्स, स्लाइडिंग लेयर्स होती हैं। अब मैं ना एक चीज़ और बताऊंगा। अब देखो इसमें तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और ऊपर से ये फ्यूजिबल मास है, फ्यूजिबल है, या फिर ये मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था। ये सारे क्या होते हैं, फ्यूजिबल एंड वॉलेटाइल। फ्यूजिबल है, वॉलेटाइल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे, सही बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग लेयर्स हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर में और एलोट्रोप्स आ गया, तो ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू दिस स्लाइडिंग लेयर स्ट्रक्चर। इस स्लाइडिंग लेयर स्ट्रक्चर की वजह से ही ग्रेफाइट जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा ग्रेफाइट है वो इस स्लाइडिंग लेयर की वजह से मतलब कि ऐसा होता है, देखो ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। जो तीन मॉलिक्यूल हो गए ये, आई मीन तीन हो गए ना, तीन तीन तरीके से जुड़ा हुआ है ऐसे। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है।
और एक ये कार्बन हो गया। अब देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ऐसे जुड़ा होगा इसके बगल में, और एक स्लाइडिंग लेयर होगी। मतलब कि ये ना कार्बन जो है, चौथा जो कार्बन है, फोर्थ कार्बन कैन मूव। इसमें जो चौथा कार्बन होता है ना, इट कैन मूव। ये मोबाइल कार्बन होता है, मतलब कि मोबाइल कार्बन एटम है, ये मूव कर सकता है। इस वजह से क्या है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये लेयर स्लाइड हो जाती है। अब ये लेयर क्योंकि स्लाइड हो सकती है, एक मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम एक एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए ये क्या कर सकता है, ये चार्ज को कैरी कर सकता है, चार्ज को कैरी कर सकता है, देयरफॉर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्रेफाइट में होता है स्लाइडिंग लेयर की वजह से, ठीक है। बताओ। बात क्लियर है ना, मतलब कि हर एक एटम की तीन नेबर हैं, आप देख सकते हो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चौथा नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस ये वाली बात है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। एक तीसरा टाइप का स्ट्रक्चर भी होता है, और तीसरा टाइप का स्ट्रक्चर है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो सिलिकॉन कार्बाइड है, ALN है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो तीसरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सिलिका होता है, SiO2, ठीक है। SiO2 होता है, SiC होता है, मैं भूल गया। SiC होता है यार, SiC होता है, हाँ हाँ याद आ गया। SiC, ALN, बताया तो था, अभी बताया था मैंने जस्ट। SiC, ALN हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, और दे प्रोसेस वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े होते हैं। क्या बात क्लियर है आपको? अरे बताओ भाई, बात क्लियर है? कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दी, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना, इसमें काफ़ी कोवलेंट में तो बहुत ही बेकार कंडक्टर्स होते हैं ये, ठीक है ना, इन पे तो कभी ट्रस्ट करना नहीं है। हाँ, ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब एक एक और है पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर बैड कंडक्टर्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स, क्यों, बता दिया मैंने आपको। भाई आयंस नहीं होते इनमें, इनमें मूवेबल आयंस, मोबाइल आयंस नहीं होते। इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में मैंने आपको बता दिया स्लाइडिंग लेयर्स होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अच्छा भाई, सॉलिबिलिटी मैंने आपको बता दी है इसकी, और क्या बताऊँ इसमें। चलिए साहब, आज के लिए इतना करें। चलो यार, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब कल मैं लेके आऊँगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्फ्यूजन क्यों होता है बच्चों को, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और तो और मैं आपको पढ़ाऊंगा कल कि ऑक्टेट रूल फेल क्यों हुआ, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। मतलब कई केसेस ऐसे होते हैं, IF7, SF6, ये सब ऐसे केसेस हैं जिसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता, ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, ठीक। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन वो मैं कल लेके आऊँगा। उसके बाद हम देखेंगे डायपोल मोमेंट, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो बाद में देख सकते हैं उसको, ठीक। अच्छा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान ना दीजिए। आपका JEE का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, आपका नीट का भी एग्ज़ाम आ रहा है। आप ज़्यादा इधर उधर फालतू बातें पे ध्यान ना दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें अभी, ठीक है। अभी आपका टाइम है कि क्या करें, आप क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है ना, और जो आपका टॉपिक रह गया, जो बैकलॉग में चल रहा है भाई, उसको कवर करें, जैसे तैसे आप उसको कवर करें जल्दी से। उसके PYQs लगा लें, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट जो भी है आपको PYQ से पता चल जाएगा, ठीक। ये कोशिश करा करें, जो टॉपिक आपको छूट गया, कितने टॉपिक छूट छूट गए होंगे। आप शायद 1 साल से तैयारी कर रहे हो या 2 साल से तैयारी कर रहे हो, कितने टॉपिक छूट जाते हैं बस। हालांकि मैं भी अभी वीडियो लेके आऊँगा अपनी, ठीक है, PYQs की, और बस सच सच बता रहा हूँ, बड़े मस्त PYQs हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट चलो मैं जैसे भी समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ मैं,
ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी तो मेरी है कि मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाते समय ना अपना 100% तो दे ही देता हूँ। अब जितना भी हो पाता है, मैं तो अब अपने मुँह से कभी मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, ठीक है? जितना भी हो पाता है उतना दे देता हूँ। लेकिन क्वेश्चंस कराते समय मैं कोशिश करता हूँ कि 100% से ज़्यादा ही दूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में ही सारी जान होती है। थ्योरी में तो होती है, थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन हमें थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं? क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक? ठीक है, आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।